ठीक। देखो हम तुम लोगों को पहले क्या पढ़ाने जा रहे हैं, बहुपद चैप्टर। ठीक, कौन सा? बहुपद। बहुपद पहले पढ़ा देंगे, फिर पहला वाला जो है वो बाद में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बहुपद पहले पढ़ा देंगे, पहला वाला जो चैप्टर है वो बाद में पढ़ाया जाएगा। तो बहुपद अगर पढ़ रहे हो तो सबसे पहले बहुपद कहते किसे हैं? बहु माने अधिक और पद माने पदों की संख्या। यानी जब एक से अधिक पद हो तो हम उसे क्या कहेंगे? बहुपद। जैसे 5x 6x लिख लो, तो ये बहुपद नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो हैं, तो देखने में तो दो पद हैं, लेकिन ये तो आपस में जुड़ जाएंगे ना। अगर इनकी घातें अलग अलग कुछ ऐसे लिख दी जाए, जैसे हमने 5x² लिख दिया, 6x लिख लिया, 8 लिख दिया, अब ये क्या हो गया? बहुपद, यानी बहुत पद हो गए। ये तो मेन हो गया। ठीक है, ये तो आपका मेन हो गया। लेकिन बहुपद कहते किसे हैं ये समझना है। तो बहुपद किसे कहेंगे? जिसमें चर पद की घात, यानी ये वाली घातें जो होती हैं, ये यहाँ पर 1 मान लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो x की पावर 0 मान लेते हैं, क्योंकि किसी भी की घात 0 अगर होती है तो उसका मान क्या होता है? 1। किसी की घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1। तो हमने समझ लो x 1 की जगह पर x घात 0 बना ली, तो x घात 2, x घात 1, x घात 0। यानी जब x की घातें जो होती हैं एक क्या हो? पूर्णांक के रूप में हो, धनात्मक, तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं, जब x का मतलब है, अगर y दिया है तो y हो गया, यानी जो चर पद दिया है। तो जब चर पद की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो तो उसे बहुपद कहेंगे। बहुपद कहते हैं, चाहे लिख लो। यानी जिस व्यंजक में चर पद की घात एक धनात्मक भी हो और एक पूर्णांक भी हो, ठीक, धनात्मक भी हो और एक पूर्णांक भी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। यानी एग्जाम्पल ये वाला जैसे एक हो गया। अब देखो x की पावर माइनस लिख दें, फिर +5 लिख दें, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, क्योंकि x की घात एक पूर्णांक तो है लेकिन धनात्मक नहीं है। जैसे अभी x की पावर 5/6 लिखी हो, प्लस 10x लिखा हो, प्लस जो है 11 लिख दिया मान लो, तो यहाँ पर x की घात तो है पूर्णांक, लेकिन यहाँ पर x की घात पूर्णांक नहीं, भिन्न के रूप में। 5/6 लिखा है x की घात, वो भिन्न के रूप में है, पूर्णांक नहीं है। अगर पूर्णांक हो तो ये बहुपद हो जाता, यहाँ पर पूर्णांक के रूप में नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। अर्थात x की घात धनात्मक भी होनी चाहिए और पूर्णांक भी होनी चाहिए। यानी x की घात प्रत्येक पद में, जितने भी पद हों, उन प्रत्येक पद में x या y या जो भी चर है, चर पद की घात धनात्मक या धनात्मक के साथ पूर्णांक हो। ठीक है, धनात्मक के साथ क्या हो? पूर्णांक हो, तभी हम उसे बहुपद कहेंगे। अभी मान लो जैसे 1/x कहीं लिखा है तो +5 लिख दिया, x लिख लिया, 6 लिख दिया, तो इसको भी नहीं कहेंगे। 1/x का मतलब क्या होता है कि x की घात -1 हो जाएगी। आगे वैसे लिख लो, चलो 5x + 6, तो इसमें भी x की घात क्या हो गई? पूर्णांक तो है लेकिन धनात्मक नहीं है। यानी जब चर पद की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो तो उसे बहुपद कहते हैं। ठीक, ये आपका चैप्टर कौन सा है? बहुपद हो गया। तो बहुपद के बारे में जानना तो बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब यही बहुपद, ये बहुपद हो गया। तो बहुपद के प्रकार बनते हैं। जैसे आपका हो गया द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का मतलब, बहुपद की घात समझो पहले, बहुपद की घात। तो किसी बहुपद में x की घात
जो बड़ी हो वही उसकी क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। तो जैसे हमने 5 क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10 लिख लिया, या 10x प्लस 8 लिख लिया, तो इसमें x की घात कौन सी बड़ी है, कौन सी बड़ी है, बोल दो कौन सी बड़ी है। x की घात 5x क्यूब वाला बड़ा है, यानी कि x की घात कौन सी बड़ी कहलाएगी, 3। अगर हम इस बहुपद की घात कहेंगे तो कितनी बताओगे, 3। यानी किसी भी व्यंजक में, किसी भी बहुपद में जो भी x की घात जो पूर्णांक और धनात्मक लिखा होगा तभी वो बहुपद होगा। जब तक पूर्णांक धनात्मक x की घात जो लिखी होगी वो जब तक धनात्मक, उधर बैठ जाओ ना दिखता हो तो, कि जरूरी है कि सामने ही बैठना है। तो बहुपद की घात जब तक जो है, पहली बात तो बहुपद तब है जब वो x की घात क्या है, धनात्मक और पूर्णांक हो। तो यहाँ पर सभी x की घातें धनात्मक और पूर्णांक दिख रही हैं, देखो दिख रही हैं। अब जो बड़ी हो इन सभी में वही आपके पूरे बहुपद की क्या बनी जाएगी, घात। तो वो हो जाएगी बहुपद की घात। जैसे मान लो अभी हम लिख देते हैं यहाँ पर 10x की घात 5 प्लस 6x, यहाँ 5 नहीं हम 3 लिख लेते हैं, 6x 5 प्लस 10x 2 प्लस जो है 11। अब इसकी घात अगर कही जाए तो कितनी बताओगे, हैं कितनी कहोगे, 5। ये जरूरी थोड़ा ना पहले लिखा हो या बाद में लिखा हो, कितनी कहोगे, 5, क्योंकि सबसे बड़ी घात x की कौन सी है, 5, तो उस बहुपद की घात हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये आपके बहुपद की घात हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। पहले बोलना चाहिए था। अब यहां पर क्या है, द्विघात बहुपद। ठीक है, अब क्या है आपका द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का मतलब क्या होता है, जैसे ये देखो, जिस बहुपद की घात 3 हो तो त्रिघात हो गया, जिस बहुपद की घात 4 हो तो चार घात का हो गया। ऐसे ही जिस बहुपद की घात 2 हो उसे हम द्विघात कहेंगे। यानी यहां पर क्या लिख लोगे, जिस बहुपद की घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख लिया, या एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 लिख लिया, या एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 लिख लिया, ऐसे लिख लिया। तो ये जितने भी बहुपद दिख रहे हैं इन सभी में x की पावर कितनी दिख रही है, 2 बड़ी है ना। तो यानी इस बहुपद की घात 2 है, इस बहुपद की भी घात 2 है, और इस बहुपद की भी घात 2 है। तो अर्थात ये कौन से समीकरण या कौन से बहुपद लिखे हैं हमारे पास, द्विघात। ठीक है, द्विघात बहुपद लिखे हैं। अच्छा, अब यहाँ जैसे 5 लिखा तो x का गुणांक शून्य नहीं हो सकता है, कभी भी एक्स स्क्वायर का गुणांक शून्य नहीं हो सकता है। अभी x का गुणांक शून्य हो सकता है, यहाँ पर शून्य लिख दो तो हो सकता है, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद के लिए अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक शून्य कर देंगे तो बहुपद द्विघात नहीं बचेगा। अगर यहाँ पर शून्य लिख दो तो ये तो गायब हो जाएगा, तो यानी एक घात वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, और द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, ये आपका हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही मान लो आ गया त्रिघात। तो त्रिघात में क्या मतलब क्या हो जाएगा, जिस बहुपद की घात 3 हो, जिस बहुपद की घात क्या हो, 3 हो, उसे हम क्या कहेंगे, त्रिघात कहेंगे। और इसी तरीके से एक घात, दो घात, तीन घात, एक घात वाले आपने जो है कक्षा 9 में पढ़े होंगे, है ना। जैसे 2.1 एक्सरसाइज है तो उसमें आपको सोनिकों की संख्या बतानी है। तो सोनिकों की संख्या कैसे जानी जाती है, ये हम आपको जनरल ऐसे ही बता रहे हैं, क्वेश्चन उसमें देख लेना। जैसे ये आपका x अक्ष होता है और ये आपका y अक्ष होता है। ठीक, ये आपका x अक्ष हुआ और ये आपका y अक्ष हुआ।
कोई भी बहुपद एक वक्र के रूप में होता है। कैसे होता है वो आप कक्षा 9 में सीख भी चुके हो। ठीक है, कक्षा 9 में आपने सीखा है कि 5x + 6y बराबर जो है 10 लिख लिया और इस समीकरण को ग्राफ में खींचना सीखा था, है ना। तो इसको ग्राफ में सीखा था और आगे भी बताएंगे हम, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आगे बताएंगे, तीसरी वाली में है। तो इनमें देखो पावर एक एक लगी है, तो ये एक घाती हो गए, और एक घाती वाली जब भी खींचोगे तो एक सीधी लाइन में जाएगा। ठीक, एक घाती वाले खींचोगे तो एक सीधी लाइन में जाएगा। लेकिन अभी पावर अगर एक से अधिक लगी हो, 2 3 4, तो वो फिर सीधी लाइन नहीं बनेगी। ठीक, वो फिर वक्राकार बनेगी, घूम के जाएगी। तो ऐसे ही बहुपद कोई भी हो, बहुपद तभी कहलाएगा यहाँ पर जब उसकी x की घात 1 से ज़्यादा है, यहाँ पर तभी मान लेते हैं द्विघात त्रिघात वाले शून्य बहुपद के लिए। तो अगर कोई वक्र जैसे ये ऐसे गया है घूम के ऐसे, और पूछता है शून्यकों की संख्या बताओ, शून्यकों की संख्या बताओ, तो यहाँ पर ये वक्र x अक्ष को काट ही नहीं रहा है। तो जब कोई वक्र x अक्ष को काटेगा ही नहीं तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0। कितनी होगी? 0। ठीक, अभी मान लो जैसे हम ये बनाएं और ये दे दें, तो यहाँ पर x अक्ष को कोई भी वक्र जितनी बार काटेगा उसके शून्यकों की संख्या उतनी होगी, y अक्ष से कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या अगर लिखोगे तो कितनी लिखोगे? 1, क्योंकि x अक्ष को, x अक्ष यही तो है, तो x अक्ष को कितनी बार काट रहा है? 1 बार काट रहा है। यानी x अक्ष को जितनी बार काटेगा शून्य के वही उसकी संख्या होगी। सपोज दैट अगला बनाएं, अब हम ऐसे 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 बना दें, तो इसमें x अक्ष को कितनी बार काट रहा है? 1। y अक्ष को मतलब नहीं है, 1 2 3 और 4, तो इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। कुल मिलाकर के हम y अक्ष से कोई मतलब नहीं रखेंगे। ठीक, शून्यकों की संख्या ज्ञात करते समय y अक्ष से कोई मतलब नहीं है। x अक्ष को कोई भी वक्र जितनी बार काटेगा वही उसका क्या हो जाएगा? उसके शून्यकों की संख्या। तो इस तरीके से आपकी एनसीईआरटी में 2.1 एक्सरसाइज इन्हीं पर आधारित है, आप स्वयं कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो है एक्सरसाइज आपकी 2.2 है, वो भी एनसीईआरटी की है। तो पहले तो हम एनसीईआरटी के सारी एक्सरसाइज करा देंगे दूसरे चैप्टर की। जब एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तब उसके बाद अन्य प्रकाशन के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक, तो पहला सवाल है x² - 2x - 8, ये क्या है? एक द्विघात बहुपद है। आपको इसमें ज्ञात करना है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। तो कैसे शून्यकों की संख्या ज्ञात करते हैं? मतलब शून्य ज्ञात करने, संख्या इसमें कितनी होगी? जितनी पावर कितनी लगी? 2। ये कौन सा द्विघात होगा तो उसके शून्य कितने होंगे? 2। त्रिघात हो तो शून्य कितने होंगे? 3। चतुर्घात हो तो शून्य कितने होंगे? 4। अर्थात x की पावर जितनी भी होगी उतनी ही उसकी क्या होती है? घात होती है। तो ठीक है, तो द्विघाती है तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। अब उन द्विघाती शून्यकों की संख्या 2 होगी और 2 ही हमको क्या करनी है? ज्ञात। तो कैसे ज्ञात करनी है? तो जैसे आप कक्षा 9 में गुणनखंड करते होगे तो उस तरीके से गुणनखंड करके इसके शून्यकों की संख्या पहले ज्ञात करनी है, यानी शून्यकों का मान ज्ञात करना। संख्या तो जानते ही हो। तो गुणनखंड कैसे करते थे कि यहाँ पर वो 8 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर तो कुछ लिखा ही नहीं है, 1 लिखा माना जाएगा। तो सबसे पहले इसकी क्या करा देते हैं? इसके मल्टीप्लाई। भूल गए हो कि याद है कुछ? तो पहले 8 और 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 8 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना रहेगा? 8 ही रहेगा। अब इसके हम गुणनखंड करते हैं तो 2 चक्कू 8, 2 दूना 4। अब कुछ ऐसा करते हैं कि 2 आए, वो भी माइनस लगा कर है तो घटा करके 2 आए, तो देखते हैं 2 दूना 4 और ये रहा 2।
तो 4 से 2 घटाएं तो हमारा 2 आ जाएगा। ठीक, अगर माइनस लगा है तो घटा के इतना अंक आना चाहिए, अगर ये प्लस लगा है तो इतना अंक जोड़ के आना चाहिए, और इनकी मल्टीप्लाई करो तो इसी के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका ये 4 माइनस 2 और x और माइनस 8, तो एक्स स्क्वायर, ये x से गुणा करो तो आपका ये क्या हो गया 4x, और ये माइनस से गुणा करोगे तो निशान बदल जाता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस इंटू 2x और 8। ठीक, अब दो में हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर जब x कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x, और यहाँ पर माइनस का 4। इन दोनों में क्या दिख रहा है 2 कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में 2 अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 ये तो रहा, तो एक ब्रैकेट में x माइनस 4 और एक ब्रैकेट में x प्लस 2 रहा। अब यहाँ पर हेडिंग एक डाल लेंगे, शून्य को के लिए डाल लेंगे। अब पहला शून्य जो है उसके बराबर क्या लिया जाएगा 0, और इसी प्रकार जो दूसरा शून्य है उसके भी बराबर क्या लोगे 0। यानी पहले गुणनखंड कर लोगे कक्षणों की तरह, कक्षणों में इतने रख देते थे। अब यहाँ पर आपको उनके शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो मतलब शून्यकों का मान ज्ञात करना है, तो इस तरीके से मान ज्ञात करोगे। तो ये 4 उधर ले गए प्लस का हो गया, ये 2 उधर ले गए तो माइनस का हो गया। यानी ये जो शून्यक हैं 4 और माइनस 2, इन्हीं की सहायता से आपका ये समीकरण व्यंजक बना है। तो इसके 2 शून्यक ज्ञात हो गए, पहला का मान क्या है 4 और दूसरे का मान क्या है -2। आगे कह रहा था कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करो। शून्यक तो ज्ञात हो गया, गुणांक क्या होते हैं देखो, जैसे यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है हमारा। एक डायरेक्ट फार्मूला होता है कि हम ऐसे ही जान सकते हैं, जो शून्य का आपने निकाला है बिना निकाले आप समीकरण से ही जान सकते हो कि जो निकले हैं इनका योग कितना होगा और इनका गुणनफल कितना होगा। ठीक है, मतलब बिना इसको आप हल करें आप जान सकते हो जो शून्य आए हैं इनका योग कितना होगा और इनका गुणनफल कितना होगा। तो उसके लिए एक फार्मूला है, क्या होता है शून्यकों का योग। ठीक, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग का सूत्र होता है माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। ठीक, ये सूत्र आपका होता है शून्यकों के योग का माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब x के गुणे में क्या लिखा हुआ है, तो x के गुणे में क्या लिखा हुआ है 2, लेकिन साथ में निशान मिलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, और x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक, गुणांक का मतलब होता है गुणे का अंक, तो x स्क्वायर के गुणे का अंक कौन है, कुछ नहीं है, तो क्या मान लोगे 1, यानी x के गुणांक क्या लिखा था माइनस का 2, जो माइनस 2 लिख दिया, और x स्क्वायर का गुणांक क्या लिखा था 1, तो 1 लिख दिया। ये माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएंगे। शून्यकों का जो योग आया वो कितना आया 2, आप चाहे करके देख लीजिए, 4 और -2 निकले, इनका योग करोगे तो कितना आएगा 2 ही तो आएगा। फिर यहाँ पर शून्यकों का जो है गुणनफल ज्ञात करते हैं, तो गुणनफल का सूत्र होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। अचर पद का मतलब होता है जिसमें x ना हो, चर पद ना हो, वो अचर है। तो यहाँ पर अचर पद कौन कहलाएगा माइनस का 8, निशान सहित लिए जाएंगे हमेशा, और x स्क्वायर का गुणांक तो 1 ही हो गया, ये माइनस का 8 हो। तो इस तरीके से आपने गुणनखंड करके शून्यकों के मान निकाल लिए और सूत्रों की सहायता से शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लिया। अब आगे प्रश्न कहता है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करो। तो संबंध बताने के लिए क्या होता है यहाँ पर
देखो साथे में शून्यकों का योग है, तो शून्य का योग कर देते हैं 4 और ये माइनस का 2, तो हल करके क्या आ गया 2, जो कि क्या है बराबर। ये संबंध ज्ञात करना था। पहला शून्य, शून्यकों का गुणनफल, तो पहला शून्य क्या है 4 इंटू दूसरा शून्य क्या है -2। अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा -8। तो हमें यहाँ पर सूत्रों की सहायता से दिखाना था कि शून्यकों का योग गुणनफल जो आपने निकाला है वो सही है या नहीं, यही अभीष्ट क्या है संबंध है। तो एक्सरसाइज 2.2 का पहले का हमने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया है, और पहले के जितने भाग के जितने इस भाग के क्वेश्चन हैं आपको सेम ऐसे ही लगाना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समीकरण को, व्यंजक को, बहुपद को सुधार लेंगे। तो 6x² ये माइनस का 7x माइनस 3, सुधारना मतलब अवरोही क्रम में, x की घातों को पहले अवरोही क्रम में लिख लेंगे। अब इसके जो है फैक्टर करेंगे तो 6 तियां 18, 6 तियां 18 यानी कि 9 दूना 18, 9 से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो इस तरीके से इसके गुणनखंड हो सकते हैं। तो 6x², 9 - 2x - 3, 6² 9x, ये माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 3, दो तुम ले लेते हैं कॉमन। ठीक, तो यहाँ पर क्या कॉमन है 3, 3 के पार में दोनों आएंगे तो 3x कॉमन ले लो, तो 3 दूनी 6, 3 तियां 9। यहाँ पर एक कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर 2x - 3, तो एक ब्रैकेट में 2x - 3 और एक ब्रैकेट में 3x + 1। अब फिर लिखते हैं शून्य के लिए या शून्यकों के लिए, तो जो पहला वाला है उसके भी बराबर शून्य लेंगे और जो दूसरा वाला है उसके भी बराबर शून्य लेंगे। अब इससे x का मान निकालोगे तो क्या निकलेगा 3 उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, फिर x बराबर एक गुणे में है तो उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी कि 3/2x की वैल्यू हो गई। ऐसे इधर देख लो 3x एक उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पर x बराबर -1 और x के गुणे में जाएगा तो इधर जाएगा बटे में हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपका x बराबर 3/2 और x बराबर -1/3, ये क्या रहे इसके शून्यक 2 निकल आए। फिर वही मेथड लगाएंगे, शून्यकों का योग। पहले सूत्र डालेंगे, सूत्र क्या होता है -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। एक बात ध्यान रखें, पढ़ने का तरीका यही है कि सबसे पहले पूरा सवाल समझ लें और उसके बाद वीडियो को रोक लें, फिर नोट कर लें सवाल पूरा या अपने आप लगा लें, उसके बाद अगला वीडियो देखें अगले सवाल का। ठीक है, तो x का गुणांक यानी x के गुणे में क्या लिखा हुआ है, तो x के गुणे में क्या लिखा हुआ है -7, और x² के गुणांक स्क्वायर के गुणे में क्या लिखा हुआ है 6, तो यहाँ पर रहा 7/6। ये शून्यकों का योग निकाल लिया। लेकिन अब यहाँ पर करते हैं शून्यकों का योग। शून्य का आपका क्या दिया था 3/2 और माइनस का 1/2, 1/2। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए तो एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी 3 3 जा 9 और ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 9 से 2 गया कितना बचा आपका ये 7/6, यहाँ पर भी 7/6, दोनों क्या आ गए बराबर। याद रहे ये बराबर ही आने चाहिए, अगर बराबर नहीं आए हैं तो आपने कोई ना कोई कमी अवश्य की है। फिर हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का सूत्र फिर से एक बार लिख लेते हैं, अचर पद बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। जरूरी नहीं हर प्रश्न में सारे सूत्र लिखे जाएंगे, लेकिन अभी लिख रहे हैं। अचर पद आपके पास कौन दिख रहा है, अचर पद दिख रहा है -3,
और एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन सा दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक दिख रहा है आपका 6। इसमें हल करें तो 3 1 जा 1, 3 2 जा, यानी कि 1/2 रहा। ठीक, अब शून्यकों का गुणनफल तो हमने निकाल लिया। अब गुणा भी करें, देखें आएगा बराबर कि नहीं, तो 3/2 गुणा माइनस का 1/3, तो 3 3 कैंसिल हुआ, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1/2। तो इसमें भी हमने देखा कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दोनों ही बराबर है। तो यहाँ पर देखो ये सिंपल सा दिया है, लेकिन द्विघात तो है ही क्योंकि पावर 2 लिखी है। तो ऐसे प्रश्नों के गुणनखंड कैसे कर लोगे आप, तो जैसे t² लिख लिया। और एक बात याद रखें, हम कुछ खंड के बता रहे हैं, कुछ खंड नहीं भी बता रहे हैं, लगाने सभी हैं। और अगर ना लगा पाओ तो उन क्वेश्चन का जो है उन क्वेश्चन का फोटो आप ग्रुप पर डाल दोगे और हम उनको फिर से लगवा देंगे, ठीक है। अर्थात जो नहीं लग पाते हैं वो हमसे पूछे उससे लेना। तो t² और ये 15 जो दिया है, तो 15 का मतलब गुणनखंड तो हो नहीं सकता, अभी 16 होता तो 4 का वर्ग हो जाता। तो यहाँ पर हम ऐसे कर देते हैं, √15 का वर्ग, है ना। √15 का वर्ग करो तो कितना निकलेगा, 15 ही तो निकलेगा। अब यहाँ पर a² माइनस b² वाला सूत्र बन जाएगा। तो a² माइनस b² वाला सूत्र बनता है क्या, एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस। ठीक, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस। अब यहाँ पर देखा जाए तो पहला शून्य और इधर हम लिख देते हैं दूसरा शून्य। तो पहला शून्य यानी पहला जो आपका दिया है t प्लस √15 बराबर 0, और इसको उधर लेकर जाते हैं तो t बराबर √15 भी काहे का रहेगा, माइनस का रहेगा। दूसरा शून्य का लेते हैं हम, तो t माइनस √15 बराबर 0, तो t बराबर क्या रहेगा, 15। यानी t अर्थात दो शून्य निकले, एक माइनस का √15 और एक प्लस का √15। फिर उसके बाद वही मेथड यूज करते हैं क्योंकि करना तो हमें उतना काम है ही है। अब देखो लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का सूत्र डालेंगे, क्या होता है माइनस। अब इसमें t लिखा है तो t का गुणांक लिखेंगे, x हो तो x का लिखते हैं, तो माइनस t, जहाँ x होता था वहाँ t लिख देंगे, x का गुणांक बटे t² का गुणांक। तो t का गुणांक देखें तो t का गुणांक दिख ही नहीं रहा है, दिख रहा कहीं, नहीं दिख रहा। तो जो चीज़ नहीं दिख रही उसको क्या मान लेंगे, शून्य। बस स्क्वायर का गुणांक जरूर होगा, नहीं होगा तो द्विघात नहीं कहलाएगा। अब t² का गुणांक यानी ये t² है, तो t² का गुणांक क्या है, 1। कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानते हैं वहां पर, 1, अर्थात 1 से 0 को डिवाइड करो तो कितना आएगा, 0। अब शून्य जो दिए थे उनको जरा देख लेते हैं। तो दिया क्या थे, पहला शून्य माइनस का √15 और दूसरा शून्य प्लस का √15, दोनों प्लस माइनस के कट जाएंगे तो कितना आएगा, 0। ठीक, तो इस तरीके से आपने क्या देख लिया यहाँ पर, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। तो गुणनफल में भी क्या लिख देंगे, पहले अचर पद बटा t² का गुणांक। अचर पद आपके पास इसमें कौन सा है, अचर जिसमें x ना हो, t ना हो, अर्थात माइनस का 15। अब t² का गुणांक क्या ले लेंगे, 1, तो यहाँ पर क्या आता है, माइनस का 15। गुणनफल तो गुणा करें, पहला शून्य की आपका है माइनस का √15 और दूसरा शून्य हमारे पास कौन सा है, √15। अब इनकी जब गुणा करेंगे तो जब एक जैसा होगा तो चाहे तो रूट की गुणा करके 15 15 225 हो जाएगा, और 225 का वर्गमूल क्या निकला आएगा, 15। अब आगे जो साइन है वो तो रहेगा ही, अर्थात दोनों क्या आ गए, बराबर। यहाँ पर आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, और दिया क्या है, ये दिया है। देखो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें आपके दोनों शून्यक दिए होंगे, शून्यक दिए हैं तो बहुपद ज्ञात करो,
या द्विघात बहुपद ज्ञात करो। लेकिन यहाँ पर शून्य न दे करके क्या दिया, सीधे शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। तो जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया होता है तो अलग प्रकार से रहता है, जब शून्य ही दिए होते हैं तो अलग प्रकार से रहता है। ये आपको लगाने के पहले प्रश्न में ध्यान देना चाहिए कि शून्यकों का योग दिया है कि ये शून्य ही दिए हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग दिया है, कितना दिया है, 1/4, और शून्यकों का गुणनफल दिया है, कितना दिया है, -1। मतलब यहाँ पर 1/4 और जो -1 है वो क्या है, जो भी बहुपद है उस बहुपद के जो शून्यक हैं, शून्यकों का योग है और शून्यकों का गुणनफल है डायरेक्ट। तो यहाँ पर अगर आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद, सीधा सा सूत्र है इसका, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर x², अब ये शून्यकों का योग रहा, तो शून्यकों का योग क्या दिया हुआ है, 1/4 प्लस शून्यकों का गुणनफल रहा, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया, -1। तो x² 1/4 और ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो गए तो -1। अब इसको चाहे तो ऐसे छोड़ सकते हैं या इसका एलसीएम वगैरह लेंगे। तो एलसीएम तब लेते हैं जब कोई अन्य काम करना होता है। यहाँ पर हमें द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना था, इसलिए यही आंसर आपका पड़ा रहेगा।